सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है। स्टे ट्यून्ड, बट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट टेल मी वन थिंग, दिस इज अ क्वेश्चन कि फेडरलिज्म के लिए किसी भी स्टेट का फेडरल होने होने का सबसे सही एग्जाम्पल ये है कि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अगर फेडरल होना है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आई विल स्टार्ट। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? द फर्स्ट थिंग इज दिस वर्ड फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल मीन्स, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस? इट प्रोवाइड्स अस सम फॉर्म ऑफ sovereignty among us, some form of social justice, economic justice, or some form of political justice, as well as it is assuring that we are getting our dignity and integrity intact. So the constitution is basically the fundamental law of land, और उस constitution का सबसे concrete part है fundamental rights। मतलब ये rights आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी arbitrary action of state आप पे नहीं किया जा सकता है विदाउट, if it is not qualified, state cannot snatch your fundamental rights. Okay, so fundamental right इसलिए जरूरी है क्योंकि we are to be governed by law, not by men. अगर लोग, if people मतलब लोग हम पे शासन करेंगे तो हम मोनार्की या डिक्टेटरशिप ये सारी चीजें हो जाएंगे. So we are not democracy. Okay, for that this is the compulsory condition that we must have some rights in the state in which we are living. So does it mean that for every democracy there must be a written constitution or there must be a fundamental rights? So yes. Okay, we'll quickly start our topic, that is fundamental rights. So it is borrowed from American Bill of Rights. कुछ कुछ चीज़ें हमने डायरेक्ट अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से उठाई हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमने खुद से अपने ऐड की हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। वैसे मैग्ना कार्टा के बारे में बता दूं, ये ब्रिटेन में आया था अराउंड 1215 में। सो बैरन हुआ करते थे वहाँ पे। बैरन्स एक तरह से कह सकते हैं कि देवर मर्चेंट्स और सम हाई क्लास एलिट पीपल का एक ग्रुप हुआ करता था। सो फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर whatever ease of business and other things, they brought this fundamental rights against the king so that king can't take any arbitrary action against them. So these are justiciable. Justiciable का मतलब क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। एंड अनफोर्सेबल ऑल्सो, डायरेक्ट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जस्टिसेबल है, क्या अनफोर्सेबल है। ओके, तो ओरिजिनली 7 राइट्स थे बट अभी करंट में 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 हुआ करता था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स जानेंगे। फीचर्स क्या है? कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जैसे 15, 16, 19, 29 and 30, these are the fundamental rights that are exclusively available for the citizens only and they are not absolute। मतलब कि कुछ लिख दिया गया अगर तो वैसा एग्जैक्ट नहीं होगा, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है। स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, एक तरह से इक्वालिटी की बात की गई है। वैसे डायरेक्टली राइट टू इक्वालिटी की बात 14 में की गई है, बट अगर आप कल को जाए और बोले कि वो बंदा है उसको आरक्षण मिल रहा है, उसको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मेरे से मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। सो दीज आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा लिखा हुआ है। दे आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव मतलब कि कुछ ऐसे राइट्स, चीजें लिखी हुई हैं कि स्टेट आपको करने से रोकता है। कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि आपके अगेंस्ट स्टेट कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन दैट सेंस। सम ऑपरेट अगेंस्ट स्टेट, सम अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे हैं जो स्टेट के अगेंस्ट हैं और कुछ ऐसे जो हैं जो प्राइवेट संस्थाएं हैं हमारे कंट्री में, उनके लिए भी हैं। दे ऑल्सो कांट वायलेट दैट फंडामेंटल राइट फॉर यू एंड दे कैन, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट कौन कौन से, 20 और 21। ओके, मैंने इमरजेंसी वाले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 358 और 359 में लिखी हुई चीज़ें हैं कि 358 में कहता है कि 19 तुरंत सस्पेंड हो जाएगा किन किन केसेस में, वॉर और वॉर के केस में, और जो एक्सटर्नल कह सकते हैं जो बाहर से जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है उसके केस में आर्टिकल 19 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेप्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको बाद में आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट कर दिया गया था, उस केस में आर्टिकल 19 नहीं सस्पेंड होगा। एंड दीज कैन नॉट बी अमेंडेड, इट्स डिस्ट्रॉइंग बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे दे कैन बी अमेंडेड but basic structure you can't change, and basic structure who will tell? The Supreme Court itself will tell. So Supreme Court is said to be the guardian of fundamental rights as well as the interpreter of the fundamental rights. Okay, so जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो समझाएगा। सो फाइनल गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्विकली आर्टिकल 12 समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, मतलब हमारे स्टेट में, स्टेट मतलब वो इंडिया वाला स्टेट नहीं, यूपी बिहार नहीं है ये है कि स्टेट को डिफाइन करता है जिसमें स्टेट में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आ जाता है, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स आ जाता है, और लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। कहने का मतलब ये है कि इफ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्टेट। बस इतना ही समझेंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट कॉल्ड एज स्टेट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो दे आर नॉट कॉल्ड स्टेट्स। आर्टिकल 13 में बातें वो लिखी गई हैं कि जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट से वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके माध्यम से जुडिशियल रिव्यू क्या है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि उसको देखे कि कहीं ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वायलेट तो नहीं कर रहा है। ओके,
सो 4 तरह के डॉक्ट्रिन दिए हुए हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, फिर एक्लिप्स, वेवर एंड जुडिशियल रिव्यू। इसके बारे में बहुत नहीं जानेंगे, जस्ट नो दैट देयर आर 4 डॉक्ट्रिन्स। वैसे पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी सिर्फ फंडामेंटल राइट का टॉपिक लेके आप पीएचडी भी कर सकते हैं, बट स्टिल विल जस्ट स्टडी दोज थिंग दैट आर सो इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्टली कम्स इन एग्जाम। उसके बाद हम समझेंगे राइट टू इक्वालिटी। सो राइट टू इक्वालिटी में 2 चीज़ें आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है। ये नेगेटिव कंसेप्ट है, मतलब कि स्टेट को रोकता है कुछ चीज़ें करने को। ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, मतलब कि ये आपके लिए है कि मतलब कुछ समान चीज़ों पे समान तरह के, मतलब समान तरह की अगर कंडीशन है तो समान तरह के लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। बट इसमें है मेंशन कि इक्वल ट्रीटमेंट अमंग इक्वल्स, इक्वल ट्रीटमेंट अमंग इक्वल सर्कमस्टांसेस विल बी द राइट वर्ड। सो दैट्स इट फॉर आर्टिकल 14। एक और चीज़ इसमें जान लेंगे कि रूल ऑफ लॉ नाम की एक बुक है जो एवी डाइसी साहब ने लिखी थी। ओके, ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, इनके ही कॉन्सेप्ट से इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया था। ओके, आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 है इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों पे ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है और दीज आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, एज आई हैव टोल्ड यू। एक्सेप्शंस क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, किन के लिए? वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC STs के लिए और EWS के लिए। EWS वाली चीज़ 1/3 अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, 103rd अमेंडमेंट से। रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर EWS। ओके, आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसमें डिसेंट एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और प्लेस ऑफ बर्थ है और रेजिडेंस है। ओके, बस इतनी चीज़ों पे ऑन दीज ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कौन? स्टेट। एक्सेप्शन क्या है? रिजर्वेशन अलाउड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC STs, EWS एंड रेजिडेंस रिक्वायरमेंट। जैसे किसी आप स्टेट का फॉर्म आ रहा है तो उसमें लिख दिया कि यूपी के लोगों को 5% वो दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रावधान है कि लेट्स से कि कोई मंदिर है तो वहाँ ब्राह्मण नहीं पुजारी होगा, ये सब चीज़ें हैं मेंशन। ओके, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या है? 77th अमेंडमेंट, 81st, 82nd, 85th। क्या क्या है 77th में? रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST, कैरी फॉरवर्ड रूल, मतलब कि कुछ सीटें अगर SC ST की खाली रह जाती हैं तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, एक्सेप्ट मतलब ऐसा ओपन कैटेगरी में उन सीटों को नहीं डाला जाएगा। 82nd क्या है? रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। 85th क्या है? कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो दैट दीज अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड समहाउ टू आर्टिकल 16, दैट्स ऑल। आर्टिकल 17 वी ऑल नो, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। डिस्पैरिटी खत्म होगी लोगों में, अनटचेबिलिटी बहुत प्रेवलेंट था हमारे पहले के इंडिया में, तो उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 लाना पड़ा। और फिर बाद में इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इससे एक ऑफेंस बना दिया गया जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान तुरंत था। आर्टिकल 18 इज देयर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। टाइटल कैसे? जैसे भारत रत्न, सॉरी, टाइटल्स जैसे कि पहले के लोग राय साहब लिखते थे, राजा साहब लिखते थे, वो सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं आप ऑफिशियली, बट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन पे अभी भी टाइटल दिए जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, मेजर, प्रोफेसर। और अवार्ड्स के भी टाइटल दिए जा सकते हैं, जैसे बोला जा सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या पद्म श्री रोहित शर्मा, लाइक दैट। क्विकली वी विल मूव टू आर्टिकल 19, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम सामरो से याद करते हैं। सामरो मतलब S फॉर स्पीच, A फॉर असेंबली, अगेन A फॉर एसोसिएशन, M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेजिडेंस एंड O फॉर ऑक्यूपेशन। बस इतना याद रखिए। और यहाँ पे एक 19(1)(f हुआ करता था, जिसको वही राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक्ट था, जिसको हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट में। और करंटली उसकी पोजीशन क्या है? यहाँ मेंशन्ड है। करंटली इट इज आई गेस अंडर 300A समवेयर, विल नो इट लेटर। आर्टिकल 19 इज फिनिश्ड, मतलब इन ग्राउंड्स पे इन चीज़ों की फ्रीडम है हमारे सिटीजन ओनली को, नॉट फॉर द एलियंस और फॉरेनर्स। आर्टिकल 20 पे तुरंत पहुंचेंगे। 3 तरह के प्रोटेक्शन है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि कोई लॉ बन गया है तो पीछे जो कोई उस गुनाह किया है उस लॉ के अगेंस्ट, तो उसको जाके सजा नहीं दी जा सकती है। डबल जेऑपार्डी नहीं होना चाहिए, किसी को भी एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि किसी को जबरदस्ती उसके खिलाफ ही विटनेस या फिर उसके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता है। लेट्स से कि आपको पुलिस पकड़ी और आपको मार मार के ये कहलवा रही है कि आप एक्सेप्ट करिए कि आप मुजरिम हैं, तो इन केस आप अगर कोर्ट में गवाही दे भी देते हैं कि आपने जुर्म किया है, तो ओनली आपके गवाही पे वो चीज़ें नहीं डिसाइड की जाएंगी। ओके, until unless there is a concrete evidence, and this article does not suspend during emergency as well. article 20 और 21 नहीं suspend होता, बाकी सारे suspend भी नहीं होते हैं except article 19, but as per 359 right to move to court suspend हो जाता है during the national emergency on ground. 2 grounds हैं जो कि external disturbance के नाम से जाने जाते हैं. Then article 21 is there. This is the biggest, I can say biggest article of fundamental rights. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लिव विद डिग्निटी, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, हेल्थ, शेल्टर, क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, रेपुटेशन, ट्रेवल अब्रॉड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हो सकती हैं, चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं, सारी इसमें मेंशन है। जो जो आप सोचते हैं कि इसका अधिकार तो मुझे होना चाहिए, ऑलरेडी वो इसमें मेंशन है। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ये राइट है कि नहीं है, और आप बस ये सोचिए कि क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए सुकून से, चैन से। अगर वो इस आता है आपके दिमाग में, मतलब वो आर्टिकल 21 में अवेलेबल होगा।
सो इसमें फेमस केस एक तो ए के गोपालन साहब का है, मानिका गांधी का केस है जिसमें उनको रोक दिया गया था अब्रोड जाने के लिए, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वो जा सकती हैं। ए के गोपालन का भी उसी तरह का केस है कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था, तो वो कहीं जाने नहीं दिया जा रहा था उनको, ऐसा कुछ था। बट इस केस में उनको मना कर दिया गया था कि ठीक है, आप का राइट है ये अंडर दिस आर्टिकल 21, बट स्टिल कुछ ऐसा था कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो कुछ तो बवाल ऐसा कुछ था रिलेटेड। आई विल टेल दीज केसेस इन वन वीडियो। सारे केसेस एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये 3 केसेस रिलेटेड है आर्टिकल 21 से। फिर आता है 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। ये 86th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 2002, वी ऑल नो दैट। प्रोवाइड्स व्हाट? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, इंप्लीमेंटेड बाय आरटी एक्ट 2009। आ तो गया था बहुत पहले ही, बट इंप्लीमेंट लेट में किया गया था एक्ट बना के। उसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। दो से याद करिएगा, 2 चीज़ की बात हो रही है, अरेस्ट और डिटेंशन की। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन के कुछ राइट्स हैं, वैसे इससे रिलेटेड कई सारे केसेस भी हैं, बट अभी वो केसेस नहीं हम जान रहे हैं, बस इतनी चीज़ें जान रहे हैं आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है। अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या हैं? टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल नहीं है तो उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं मोर देन 24 आवर्स। एक्सेप्शन क्या है? एनिमी एलियंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है डिटेंशन बिफोर कमीशन ऑफ क्राइम। अगर स्टेट को लगता है कि आप क्राइम कर सकते हैं तो इस केस में आपको डिटेन किया जा सकता है। अब एक और बात इसमें ये आती है कि जैसे कि स्टेट ये पावर किसी को नहीं दे। वैसे ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, अभी जानिए भी मत, ऐसे ही मैंने बोल दिया। मतलब उसमें ये बात है कि स्टेट चाहता है कि उसके पास ही सिर्फ कुछ भी करने की अथॉरिटी हो, वो आपको किसी क्राइम के लिए पनिश नहीं करता है। कुछ भी सजा देने की अथॉरिटी स्टेट के पास होनी चाहिए, बस उस चीज़ को वायलेट करने के लिए पनिश करता है। दिस इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? यही कि डिटेंशन बिफोर कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम करने से पहले किसी को डिटेन कर लिया गया ऑन दिस ग्राउंड ओनली कि वो क्राइम कर सकता है। 3 मंथ्स का विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंडेशन, 3 मंथ तक उसको डिटेन किया जा सकता है, और पार्लियामेंट इस पीरियड को बढ़ा भी सकता है। आर्टिकल 22 के बाद आर्टिकल 23 ईजी है बहुत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, बेगारी होती थी इंडिया में, और फोर्स लेबर, ये 3 चीज़ को रोकता है। इसी दोनों के लिए, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए ये अवेलेबल है। मतलब दोनों आपसे मतलब दोनों, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, और फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं। ओके, आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर की बात की गई है। बिलो 14 ईयर्स के लोग, बिलो जो भी हैं, वो फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते हैं, बट वो बाकी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा है। ओके, ये भी स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का या प्रोपोगेट करने का राइट है। वैसे इंडिया में तो नहीं है। सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी नहीं खराब होनी चाहिए, और हेल्थ पे किसी के रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए, या हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। अब उसके बाद अपना रिलीजन जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे करिए। पता चले आप खाली जादू कर रहे हैं या कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं चीज़ें जो दूसरे के हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तो वो नहीं करना है। आर्टिकल 26 आता है राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, मतलब क्या अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब मंदिर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स, और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 27 इज टैक्स नहीं मिलेगा आपको, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा प्रमोशन ऑफ उस रिलीजन का। अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा, दैट्स इट। आर्टिकल 28 इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड इन वेयर। वो किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि लेट्स से कि कहीं रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती है, कहीं कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता है, कहीं बाइबल नहीं पढ़ाई जा सकती है, कहाँ? स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बट अगर वो प्राइवेट है या फिर एडमिनिस्टर्ड अंडर एंडोमेंट्स हैं तो वहाँ पे दिया जा सकता है, वो दैट इज क्वालिफाइड थिंग। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29 और 30 में। 29 क्या है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस कैन कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकता है, स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकता है, और कल्चर को भी बचा सकता है। 29(2) क्या है? कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड, दैट्स इट। बस इतना जानिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर फॉर माइनॉरिटीज बेसिकली। आर्टिकल 30 क्या है? माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पहला राइट, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। माइनॉरिटीज कौन कौन सी? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। 44th अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था? कि कंपनसेशन दिया जाएगा अगर एक्विजिशन होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, तो प्रॉपर कंपनसेट किया जाएगा। 93rd अमेंडमेंट कहता है कि रिजर्वेशन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू, रिजर्वेशन नहीं अप्लाइड है किस पे? माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन पे। पहले ही वो माइनॉरिटी, आप वहाँ जाके बोले कि इतना मेरा रिजर्वेशन है, मुझे एडमिशन चाहिए, तो उन ग्राउंड्स पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल, डायरेक्टली जंप टू, वैसे आर्टिकल 31 वॉज डिलीटेड, आर्टिकल 32 समझते हैं, रिट्स है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं एक तरह से। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बाई हु? बाई भीमराव अम्बेडकर जी। बस अभी इतना समझते हैं, रिट की अलग वीडियो आएगी, पहले बस इतना समझ लेते हैं। 5 तरह के रिट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यू वारंटो। हेबियस कॉर्पस, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं, उसमें बॉडी उसकी प्रोड्यूस करनी होती है, लानी होती है किसके? कोर्ट के सामने या किसी भी अथॉरिटी के सामने। मैंडेमस मतलब कि वो कमांड कर रहे हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि वो ये काम करे, मैंडेटरी है उनका ये काम करना। प्रोहिबिशन मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कुछ करने से रोकती है। सर्शियरी मतलब कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद उसको क्वैश कर सकती है। और क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई किया तो उससे ये पूछा सकता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन। अब क्विकली आते हैं आर्टिकल 33 पे, जो कि है
पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ हु, आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस। तो इन ये लोगों के लिए पार्लियामेंट अलग से कानून बना सकती है, वो जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि वो इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं और डायरेक्टली आर्टिकल में मेंशन्ड है। लेट्स से कोई सियाचिन में है, वहाँ जाके राइट टू बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिकल 21 में लिखी हैं वो वहाँ नहीं अवेलेबल है, उसकी मांग करने लगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आर्टिकल 34 क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग मार्शल लॉ, बस इसको मार्शल लॉ के नाम से याद रखिए। और मार्शल लॉ के दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 कहता है कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि मैंने बताया था बाद में आएगा, 31 डिलीट हो चुका है, 44th अमेंडमेंट से प्रेजेंट पोजीशन है 300A। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब लीगल राइट है। क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो भी लॉ मेंशन है उसके एक्सेप्शन के अलावा और उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। पर उसकी प्रॉपर्टी से अगर किया जा रहा है तो प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा उसको। सिर्फ सिटीजन के लिए ये बता चुका हूँ। राइट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स 15(2) अनटचेबिलिटी वाला है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चाइल्ड लेबर। कौन कौन से नहीं सस्पेंड होते हैं 20 और 21, ये कुछ केसेस हैं, बस इनके बारे में देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। बाकी एक केस लिस्ट की वीडियो अलग से आएगी, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट या थर्ड वीडियो अभी से, वो होगी केसेस की। ओके, सो दैट्स ऑल इन फंडामेंटल राइट्स। शेयर एंड लाइक एंड टेल मी, आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग एज वेल, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दें। थैंक यू।